हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट 2024 का पेपर आने वाला है और मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। 39 से 40 दिन बचे हुए हैं आपके पास इस नीट 2024 के पेपर में। और आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही होगी, क्योंकि एंग्जाइटी होने के कारण भी है। क्योंकि जैसा आपकी आपको पता है कि इस बार 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितना बच्चों? 25 लाख प्लस एस्पिरेंट हैं इस बार। तो यानी कंपटीशन ज्यादा है। 2023 में साढ़े 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार साढ़े 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इसका मतलब कंपटीशन ओवरऑल ज्यादा है इस बार। और सिलेबस सिंस रिड्यूस हुआ है इस बार का, तो मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी ज्यादा आने वाली है, कंपटीशन भी ज्यादा आने वाला है, कट ऑफ भी ज्यादा जाने वाला है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि इन 39 दिनों में आप ऐसा क्या करें ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो। कई सारे बच्चों के 200 नंबर आ रहे होंगे टेस्ट में, 250 नंबर आ रहे होंगे, 300 आ रहे होंगे। वो कैसे 600 प्लस लेके जाए ताकि वो सिक्योर हो जाए, उनके मार्क्स अच्छे आए। ऐसी स्ट्रेटेजिक वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगी एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करने में कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कंटिन्यू कर सके, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी में आके आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आप प्रेशर ले लेते हो कि इतने बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं तो मेरा इस साल होगा ही नहीं। और आप हार मान जाते हो। आप ये हार मान जाते हो कि नहीं, इस बार मेरा नहीं होने वाला, मैं अगली बार तैयारी करूंगा। ये बहुत गलत बात है। कभी भी आपको हार नहीं माननी। जैसे ही आपने हार माना, आधा गेम वहीं चला गया। घबराना नहीं है। वो मीम सुना है आपने, पहले तो आपको घबराना नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे कैसे आप इस 40 दिनों में, इस 39 दिनों में अपने स्कोर को इम्प्रूव करो और फिर उस लेवल पे पहुंचो जहां कि आप सिक्योर महसूस कर सको। तो जरूर देखिए दोस्तों इस वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको क्या क्या करना है। देखो, हम कोई भी वॉर, ये हमारे लिए एक वॉर है। पेपर हमारे लिए, नीट का पेपर हमारे लिए वॉर है, जो आपको एमबीबीएस बनाने में, डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगा। जब भी आप किसी वॉर को लड़ने जाते हो तो आप उसके लिए तैयारी करते हो। जैसे कि दोस्तों इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन आने वाला है तो सभी पार्टीज ने तैयारी कर रखी होगी कि किस तरीके से इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सके ताकि गवर्नमेंट बन सके। तो इसीलिए आपको भी वॉर में तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आपको कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो पेपर के अंदर, ताकि आप एक डॉक्टर बन सकते हो। और वॉर में जाने के लिए हम पहले क्या देखते हैं, हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमें क्या क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देखो। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि नीट के जो आए हैं क्वेश्चन या फिर जेई मेंस के क्वेश्चन आए हैं, उनको भी आपको एक बार देखना है, बिकॉज एनटीए ने पेपर लिया हुआ है। तो पेपर यहां से वहां जरूर आएंगे, क्वेश्चन जो है एक टाइप के दूसरे जगह जाएंगे ही जाएंगे। एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से करना। पहले नीट के क्वेश्चन को करना। यदि आपके पास टाइम मिले तो मेंस के क्वेश्चन भी 3-4 साल के आप लगा लेना, ताकि आप पैटर्न पता चल सके कि कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। बट पहले क्या करना है, नीट के क्वेश्चन करना है। एनटीए ने जहां जहां पेपर सेट किए हैं दोस्तों, उनको करने ही करने हैं। समझ में आया आपको। दूसरी चीज, एनसीईआरटी। मैं बार बार बोलता हूं, जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छा, अभी भी टाइम है आपके पास, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस प्लस टेक्स्ट के क्वेश्चंस एक बार आप जरूर देख लेना, कर लेना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से डेट चेंज करके आ जाते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली देख के जाएं। उसके बाद अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ जाता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मतलब क्या है सर? देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मतलब है कि सपोज करो कि आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का की बुक है आपके पास। यदि आप केमिस्ट्री में सब्जेक्ट करना चाहते हो तो केमिस्ट्री में तो सारे ही करो। मैं बार बार बोलता हूँ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के एसर्शन रीजन भी करके जाओ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिले। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं। प्लस फिजिक्स के ना आप केवल क्या करो, एमसीक्यू कर लो। सिंगल करेक्ट चॉइस वाला जो होता है, एमसीक्यू करो। उतना टाइम नहीं है तो फिजिक्स का बस एमसीक्यू करो। केमिस्ट्री का आप क्या करोगे, एमसीक्यू भी करना है ना। एमसीक्यू मतलब सिंगल करेक्ट, है ना। मल्टीपल करेक्ट मत करना, उसमें मल्टीपल करेक्ट भी होता है, आप सिंगल करेक्ट करना क्योंकि वही सिलेबस में है। सिंगल करेक्ट करना प्लस स्टेटमेंट जो होता है सर्सन रीजन का, उसके क्वेश्चंस करना कि फॉलोइंग रीजनिंग सही है गलत है। ऐसे क्वेश्चन एनटीए पूछता है।
है ना, मैच थ्री कॉलम भी करके जाना, ठीक है, एग्जाम्पलर के। और बायो के तो सारे आपको करने हैं ताकि थियोरेटिकल आपको क्लियर हो। उसके बाद यदि इतना काम आपका हो जाता है दोस्तों, तो आप उसके बाद यदि आपका ये सारा काम हो गया, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर बताया मैंने। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सबसे पहले क्या करोगे, एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले साल भी बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज पूछ दिया जाता है, हल्का डेटा चेंज करेगा या सेम भी पूछ देगा एनटीए। तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाना। एनटीए का पहले नीट का करना, यदि ये हो जाएगा तो फिर जेई मेंस का ले लेना, है ना। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद फिर एनसीईआरटी जो आपने एक बार करा ही होगा ना, एक बार दो बार और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। इतना हो गया आपके पास, तो मतलब 50% 60% काम हो गया आपका। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना, केमिस्ट्री में सारे करने हैं इंक्लूडिंग स्टेटमेंट। केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको और शॉर्ट आंसर जो है वो सब छोड़ने हैं, बस स्टेटमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको सिंगल करेक्ट वाला है वो करना है, स्टेटमेंट करना है और मैच द कॉलम करना है। ये एग्जाम्पलर में तीनों चीजें करनी है आपने, ठीक है। बट फिजिक्स में टाइम नहीं है, तो केवल क्या करोगे, एमसीक्यू करोगे, सिंगल करेक्ट। उसके बाद हमारा आता है अदर। यदि इतना कुछ हो गया तो आपका 80 to 90% काम हो गया। अब आपको हल्का सा और अपने आप को इंप्रूव करना है और अच्छा स्कोर करना है, तो दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, दूसरे स्टेट के लेवल के जो होते हैं, या फिर ट्रिपल ई के जो पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, जिसका लेवल सेम है, वो कर लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिले। एआईपीएमटी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, है ना, ये सब कर लो, टाइम भी बचता है। तो यहाँ तक आपका 90-95% हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि टाइम बचे तो इसको भी करना है, ठीक है। देखो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स तो आपको रिवाइज करना ही करना है। अब आप बोलोगे सर 4 to 5 टाइम्स एक महीने के अंदर रिवाइज करना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखते ही पता चलेगा ये तो हो जाएगा, उसको नहीं करना। जिस क्वेश्चन में आपको लगे आप फंस सकते हो, उसी क्वेश्चन को करने हैं आपको, ठीक है। इतना करो आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता आपको 600 प्लस मार्क्स लाने से। इतना सारे अभी से तैयारी शुरू करो। अब आप बोलोगे सर इतनी चीजें करें कैसे, टाइम कैसे मैनेज करें सर? टाइम नहीं है, काम ज्यादा है, टाइम कम है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स होंगे तो क्विक रिवीजन होगा। चलो इस पे हम आएंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि भाई हम कैसे स्टडी आवर को प्लान करें, कितने आवर की स्टडी करें ताकि ये पॉसिबल हो। 12 घंटे से ज्यादा की स्टडी होना चाहिए। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे लिखाते हैं, लिखते हैं कि भाई 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप यदि इंसान हो, आप यदि 14-15 घंटे पढ़ोगे ना, तो आपका ना इफिशियंसी बहुत लो हो जाएगी और वो इफेक्टिव स्टडी 8 घंटे की ही होगी। मैं बार बार बोलता हूँ 8 घंटे से ज्यादा की स्टडी जो होती है ना, धीरे धीरे आपकी इफिशियंसी को लोअर कर देती है। तो 12 घंटे भी बहुत होगा यदि आप अपने आप को सही तरीके से एक बार मोटिवेट करके रखोगे, तो ही 12 घंटे पॉसिबल है। तो इसीलिए अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो कि 14 घंटे पढ़ने, 17 घंटे पढ़ने नहीं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो जेई की जब तैयारी कर रहा था, मैं जेई के बारे में बता रहा हूँ आपको। उस समय एडवांस का पेपर होता था, केवल एक पेपर होता था। आईटी जेई का अलग होता था, ट्रिपल ई का अलग होता था। उसने क्या किया दोस्तों, एक लड़का था जो 15-16 घंटे पढ़ता था, और एक लड़का था जो उसका आधा पढ़ता था बिना स्ट्रेस लिए हुए, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस डिसिप्लिन थी उसकी। जिस लड़के ने आधा पढ़ा ना, उसका ये उसका ना आईटी जेई में रैंक 1 आया था। बाकी का क्या हो, दूसरे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो मतलब कि आप ये अनरियलिस्टिक चीजें मत पालो कि मैं 15 घंटे पढ़ लूंगा, 16 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं, 17 घंटे नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी वीडियोस में देख रहा हूँ कि 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। अरे थोड़ा टाइम भी तो होना चाहिए रिलैक्स करने का, मेडिटेट करने का, मेडिटेशन करने का। प्लीज मेडिटेट करने के काम करो। तो 12 घंटे अपना टारगेट सेट करके चलो, लेकिन इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए 12 घंटे की। इफेक्टिव स्टडी का मतलब क्या है? आप सबके पास टेबल वॉच होना चाहिए। यदि नहीं है तो स्टॉप वॉच भी ले सकते हो, डिजिटल घड़ी का। इस टेबल वॉच पे आप टाइम स्टार्ट कर दो, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो। आप जैसे ही पढ़ने बैठो, सपोज करो आपने पढ़ना बैठा, आप 2 घंटे हो गए और आप उठ रहे हो, इस वॉच को क्या करो, आप तुरंत स्टॉप करो, ठीक है। समझ में आया? आप दूसरा काम कर लो, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, जब आपका ये टाइम 12+ दिखाई देगा ना, मतलब उस दिन आपकी तैयारी अच्छी हुई है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है। किसी दिन 12 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 8 घंटे ही पढ़ोगे, बट किसी दिन 14 घंटे भी पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी स्थिति में हो उस दिन। तो इसलिए घबराना नहीं है। एवरेज 12 आवर की स्टडी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे ही पढ़ते हो, किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, तो किसी दिन 14 घंटे भी पढ़ोगे आप, है ना। ओवरऑल कितनी हो जाएगी एवरेज? 12 घंटे की ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
कि कभी भी अपने ऊपर प्रेशर मत डालना कि आज 8 घंटे की हुई, टाइम वेस्ट हो गया, बिल्कुल नहीं। 8 घंटे की हो गई ना पढ़ाई, कल ट्राई करेंगे 14 घंटे पढ़ने का, ताकि उसको कॉम्पनसेट कर सके। होती है, एक बार आपने मन में ठान लिया कि हो जाएगी तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कितने घंटे पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात आती है कि भाई कैसे पढ़ना है। देखो, ट्राई करो कि रोज एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का, मॉक सॉल्व करने का, 3 घंटे का जो मॉक्स होता है उसको सॉल्व करो, प्लस 2 घंटे बेटा उसको प्लीज एनालाइज करो। कई बच्चे क्या करते हैं, मॉक सॉल्व करते हैं धराधर धराधर 2-3, बट उसको एनालाइज नहीं करते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इस पार्ट से आपको क्या पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। इस पार्ट से आपको पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, और आज उसको क्या कर सकते हो, आप उसको बेटर कर सकते हो, आप उसको बेटर कर सकते हो। तो बेटर करने के लिए आपको पहले अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, पहले अपने क्या पता होना चाहिए, वीक पॉइंट्स। तो वीक पॉइंट्स कैसे पता करोगे, जब आप टेस्ट दोगे और टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस। अब आप बोलोगे सर कैसे करें, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है, इसको समझो। आपने क्या करा, 3 घंटे का पेपर दिया, और 3 घंटे का पेपर देने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मैं केमिस्ट्री का, मान लो कि आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम जो होता है ना, ये 2 चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मो। तो मान लो बहुत सारे बच्चों के इनके 2-2 3-3 क्वेश्चन रह जाते हैं। केमिस्ट्री अच्छी होती है नीट वालों की, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है आपको क्या करेगा, मान लो कि नहीं हो रहा आपसे, और सिमिलरली थर्मो के भी क्वेश्चन नहीं हुए। तो आप क्या करोगे, जब आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उसके टॉपिक को वहां पे लिखो। तो आपने टॉपिक लिख दिया कि सर आयनिक के नहीं हो रहे, मेरे थर्मो के नहीं हो रहे। अब आयनिक और थर्मो को आप पूरा रिवाइज करो। केवल वही क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं हुए वो नहीं करना, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोबारा देखने हैं, दोबारा समझना है कि क्या कमी रह गई मेरे में। एक बार आपने कर लिया, अब आप दोबारा इस पेपर को केवल उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दोबारा पेपर दो। अब तो पेपर 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, बिकॉज एक बार दे दिया आपने, याद भी हो गया होगा। बट अब क्या करोगे, इसको बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। समझ में आया? कहने का मतलब है कि आप मॉक्स दो, मॉक्स देने के बाद जिस जिस क्वेश्चन में आपको नहीं हुए हैं ना, उस क्वेश्चन के आगे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुए, उस क्वेश्चन के आगे आप क्या लिखोगे, टॉपिक लिखोगे। जैसे आयनिक आपने लिख दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ, उसके आगे थर्मो लिख दिया आपने। ये सारे टॉपिक आपसे नहीं हुए, अब इन टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है उसी टाइम पे। ठीक है, और फिर उसको दोबारा से अटेम्प्ट करना है। अब आप बोलोगे सर रिवाइज कैसे करें, उसके लिए आपके काम में आती है दोस्तों शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि फिजिकल में सारे फॉर्मूले जो हैं आपके, फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूले आपके क्या होने चाहिए, सारे फॉर्मूले एक पेज के अंदर होने चाहिए, एक चैप्टर का। जैसे ये चैप्टर मैंने लिखा बेटा थर्मो, तो इसमें थर्मो के सारे फॉर्मूले आपको होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हर चैप्टर का थर्मो का एक हो गया, सिमिलरली आपका यहाँ पे आयनिक का एक हो जाएगा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट का हो जाएगा, इन सब के। तो ओवरऑल फिजिकल के अंदर जितने चैप्टर हैं उसके आपके 5-6-7-8 चैप्टर के अंदर आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। सिमिलरली ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हो जाएंगे सारे, नेम रिएक्शन एक बार, और कैसे किसको कन्वर्ट करे, किसकी क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, यही सब टेस्ट के क्या क्या होते हैं। समझ में आया? इतनी चीजें आपको होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, तभी आप उसको रिवाइज कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे पहुंच रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 3 घंटे देने के बाद 2 घंटे की एनालिसिस करी आपने, और आपको पता लगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक नहीं हो रहे हैं, आयनिक और थर्मो। आप तुरंत कहाँ पहुंच जाओगे, इसके शॉर्ट नोट्स में। और शॉर्ट नोट्स में पहुंच के तुरंत आपको आयनिक और थर्मो को क्या करना है, रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स से। थ्योरी नहीं पढ़नी सारी, आयनिक और थर्मो को शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुरंत ही बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपकी कमी रह गई तभी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, उसके बाद आपका खुद ब खुद ये सब्जेक्ट जो है अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, लास्ट चीज, ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। यदि रोहित शर्मा का स्ट्रेंथ पुल शॉट है तो वो पुल शॉट से ही जाना जाएगा, वो उसका स्ट्रेंथ है। बॉलर डरेंगे कि उसको शॉर्ट बॉल फेंके ताकि वो अच्छे पुल कर सके, वो नहीं फेंक पाएंगे। समझ में आया? तो ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो। आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपका स्ट्रेंथ यदि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को इतना तगड़ा बना लो कि 160 170 नंबर आपके कहीं नहीं जाए। आपका स्ट्रेंथ यदि फिजिक्स है तो इतना तगड़ा बना लो कि 150 नंबर आपके कहीं नहीं जाए।
आपका स्ट्रेंथ तो बायो तो सबका स्ट्रेंथ नीट वालों का होता ही है ना, 320 330 340 तो आने ही चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें प्लीज आप कर लो, आपका मैं भरोसा दिलाता हूं 600 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, रियलिटी बता रहा हूं मैं। तो प्लीज अभी भी टाइम है, एग्जाम पे फोकस करें, और ये 40 दिन 39 दिन 38 दिन जितने भी दिन बचे हैं, इस पे इतनी मेहनत करें कि आपको लाइफ में आगे जाके खुद पे प्राउड फील हो कि मैंने बहुत मेहनत की थी, तभी ये वर्थ इट था। जब आपको ये समझ में आएगा ना, ये वर्थ इट है, इतनी मेहनत क्या है बेटा, वर्थ इट है, इतनी मेहनत क्या है, वर्थ इट है, ये वाला प्राउड फील आना चाहिए मन में। तो क्या होगा, आप और प्राउड फील करोगे और आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। इसीलिए प्लीज मेहनत करो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें हो, आप क्या कर सकते हो, हमें ड्यूका इंडिया का ईमेल आईडी दे रखा है, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में हमारे वीडियोस के बारे में बता सकते हो कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। हम आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटेजी बताएंगे, कैसे केमिस्ट्री को टैकल करें, कैसे फिजिक्स को टैकल करें, और कैसे बायो को टैकल करें। हमारा जो अगले 1 महीने नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए पूरा चैनल डेडिकेट होने वाला है, इसमें आपके लिए बहुत सारी वीडियोज आएंगी। तो दोस्तों बने रहिए ड्यूका इंडिया आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।